सलमान, आज की पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मेरा दिल चाहता मैं आपके लिए कुछ कहूँ। जी, ज़रूर। कभी-कभी तो वो मेरा इतना ख़्याल रखता है कि मेरी ज़रा-ज़रा सी तमन्ना सँभाल रखता है। कभी-कभी मैं तो हमेशा ही आपकी हर चीज़ का ख़्याल रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपकी हर चीज़ पूरी होती है और आप बिल्कुल एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपने लाइफ़ में बहुत काम कर लिए। अब हमारी बारी है आपकी खिदमत करने की, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फुल जहाँ तक जिस हद तक जाके भी तो इसका इसका मतलब आपको ये शेर थोड़ा ट्रिगर कर गए। तो हम सुबह की वैसे ये शेर ज़्यादा मुनासिब तो नहीं है आपके लिए, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं आपके लिए कहूँ। अच्छा। तो हम इसको सुबह के मैसेज से शुरू कर लेते हैं। जैसे आप उठते हैं, तो आप मैसेज करते हैं मुझे। अच्छा, हाँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी वैसे। ये मुझे आदत पाकिस्तान में तो कभी नहीं थी। आपको पता है पाकिस्तान में तो लेट उठना, लेट दफ़्तर जाना और सारे काम जो थे वो ज़रा लेट हुआ करते थे। लेकिन यहाँ आके ये आदत बन गई है कि क्योंकि सबसे पहले दफ़्तर जाने के लिए मैं उठता हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं नाश्ते पे आपको जॉइन करवा लूँ नाश्ते पे अपने साथ। तो मैं आपको मैसेज करता हूँ कि मम्मा अगर आप उठ रही हैं तो आएँ चलें चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं साथ में। ये बात अनकॉमन है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये लोग बड़ी अपनी इंसल्ट समझते हैं मेरे ख़्याल में, या मैं इंसल्ट का वर्ड थोड़ा-सा भारी हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो लोग ये समझते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। जैसे जो बच्चे सुबह के टाइम उठते हैं जिन्होंने दफ़्तर या किसी एक्टिविटी में लग जाना होता है, तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि उनको नाश्ता नाश्ता या सुबह का जो भी उनका डे स्टार्ट करने का तरीका है, उनको रखा हुआ मिले। उनको कपड़े प्रेस हुए हुए मिले, उनको नाश्ता बना हुआ मिले और वो जल्दी-जल्दी अपना नाश्ता अपना जो डे है जिस तरह उन्हें स्टार्ट करना होता है नाश्ते के साथ या किसी भी चीज़ के साथ जिस तरह भी उन्हें स्टार्ट करना होता है, उनका दिल करता है कि वो पहले से मौजूद हो और वो आएँ और जल्दी से उसको कंज़्यूम करें और वो अपने काम पे भाग जाएँ। यहाँ पे डिफ़रेंट होता है। यहाँ पे डिफ़रेंट इसलिए होता है कि पहली बात सबसे पहली जो मैं ये सबको ही बताना चाहूँगा कि बाहर के ममालिक में आके आपको हर चीज़ की कदर आना शुरू हो जाती है। अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम और सुबह का टाइम, शाम का टाइम, खाने का टाइम, ये इस बात की वैल्यू पता चल जाती है कि साथ में इकट्ठे बैठ के खाने की वैल्यू एक्चुअली होती क्या है। तो जब सुबह का नाश्ता मैं और आप करते हैं, तो जब मैं चाय बना रहा होता हूँ, तो आप गार्डन में जा रही होती हैं। तो मैं आपको कह रहा था, "मम्मा, आ जाइए, जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं।" मम्मा कहती हैं कि, "सुबह-सुबह गार्डन में भी तो जाना होता है ना, गार्डन की चीज़ें भी तो देखनी होती है।" तो ये वाली आदत जो है मुझे यहाँ आके डेवलप हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सुबह के वो 10 मिनट जो हम साथ में स्पेंड करते हैं, वो पूरे दिन के लिए वो कह लें एनर्जी बूस्ट होता है पूरे दिन के लिए कि जी, मामा से मिल लिया, मामा को देख लिया, मामा से नाश्ता कर लिया। पाकिस्तान का जो ख़ानदानी निज़ाम है बड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे हम बेटों को इस तरह से बड़ा करते हैं कि वो बड़े अ, मतलब बड़ा ऊँचा रख के करते हैं कि वो कुछ ना करें, उनको सिर्फ़ जो है हम खिला-पिला के जो उनकी पसंद का है वो उनको दें। और नाश्ता भी वो अपने नखरे भी बड़े करते हैं, कभी कहते हैं पराठा चाहिए, कभी कहेंगे सालन चाहिए, कभी कहेंगे ये वाला अंडा चाहिए, कभी कहेंगे वो वाला अंडा चाहिए। आपने भी डेफ़िनेटली ऐसे ही किया हुआ है और आपकी मर्ज़ी का ही नाश्ता आपको मिला करता था। तो ये ख़ानदानी निज़ाम जो है पाकिस्तान में और यहाँ में बड़ा ही डिफ़रेंट है। यहाँ पे आपको अपना ख़ानदान खुद ही बनना पड़ता है। वहाँ पे जो आपको फैसिलिटीज़ बेटों को स्पेशली या फैमिली के बच्चों को मिलती हैं वो यहाँ तो नहीं मिलती हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि यहाँ पे रिवर्स सिस्टम मुझे लगता है कि यहाँ पे आप मेरा ख़ानदानी निज़ाम बन गए हैं। आप जब सुबह मुझे कॉल करते हो तो मशरिक़ और मग़रिब के नाश्तों में भी और उनका जो तरीक़ाकार है उसमें बहुत ही डिफ़रेंस है। सपोज़ आप मुझे सुबह नाश्ते के लिए बताएँ कितना कुछ पूछते हैं। सुबह नाश्ते में हाँ, डिफ़रेंस तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान में हेवी नाश्ता कंसीडर किया जाता है नाश्ता। छोटा-मोटा छोटी-मोटी चीज़ को नाश्ता कंसीडर नहीं किया जाता। एक चाय के कप को नाश्ता कंसीडर नहीं करते पाकिस्तान में। पाकिस्तान मेरे ख़्याल में जहाँ भी बंदे को ये फैसिलिटी नॉट ओनली पाकिस्तान, शायद इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे कंट्रीज़ में जो एशियन कंट्रीज़ हैं, मोस्टली वहाँ पे हेवी नाश्ते को पसंद किया जाता है सुबह सुबह के स्टार्ट में। लेकिन यहाँ पे नाश्ता ऐसा होता है कि आप जैसे हम यहाँ पे नाश्ता करते हैं, मैं जब नीचे मिलता हूँ आपको तो मैं आपसे क्या पूछता हूँ, "मामा आप चाय पिएँगी?" "हाँ जी, चाय पिएँगे।" चाय तो एक कंपल्सरी है ना जुज़ नाश्ते का।
लेकिन चाय के साथ होता क्या है जी, आप ब्रेड खाएँगी या आप बॉयल अंडा खाएँगी। तो फिर आप उसमें से चूज़ करती हैं क्या खाएँगे, आपने बॉयल अंडा खाना है कि आपने ब्रेड बटर खाना है। तो ये बहुत डिफरेंट है और उस नाश्ते के ऊपर हम काफ़ी देर चल भी लेते हैं और वो नाश्ता ऐसा होता है कि वो जो मेरे लिए भी कन्वीनियंट होता है और आपके लिए भी। 5 ही मिनट में हम नाश्ता भी कर लेते हैं और 5 ही मिनट में हम घर से बाहर भी निकल जाता हूँ। तो ये मगरिब और मशरिक़ के नाश्ते में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंस्टेड ऑफ कहीं से नाश्ता सुबह की सुबह आए और आप उसको बैठ के करें, ये ऐसा है कि आपने खुद ही प्रिपेयर करना है अपना नाश्ता, अपनी सारी चीज़ें खुद ही करनी है, खुद ही आपने सोचना है आपने क्या खाना है और आपने अपना काम ख़त्म करके डिफरेंस तो आ गया है, लेकिन आपको मुझसे कितना कुछ पूछना पड़ता है। मम्मा ब्राउन ब्रेड लेंगी, मम्मा सीड्स वाली ब्रेड लेंगी, मम्मा चीज़ ब्रेड लेंगी, मम्मा फ्राई अंडा लेंगी, मम्मा बॉयल अंडा लेंगी। मैं हैरान होती हूँ कि जितनी चीज़ें मैं पूछा करती थी, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आप मुझसे पूछते हैं। समटाइम मैं कहती मैंने ये भी नहीं करना, तो आप कुछ बिस्किट्स वगैरह पे आ जाते हैं या कुछ कुछ कहते हैं फिर बताएँ अपनी पसंद का नाश्ता। वो जो आपका कॉफ़ी का कप और मेरा चाय का कप और उस पे हमारी जो टॉक है, मैं सारे बच्चों से कहूँगी, लड़कों से स्पेशली, जो अपनी माँओं के लिए ऐसा नहीं सोचते कि कितने नहीं तेरा रुतबा घटता, इसमें रुतबा बढ़ता है। एक टाइम था जब वो हम लोगों ने सर्व किया आप लोगों को, और एक टाइम है आप ये मत सोचो कि आप यहाँ पे नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। बेटे वहाँ बैठे भी जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो अपने सारे काम करना खुद शुरू कर देते हैं, उसमें एक काम ये भी शामिल कर लें, उठ के सुबह अपनी अम्मी को चाय का कप भी बना के दें, उससे कुछ पूछें, तो वो देखिए कितना मज़ा आता है। उस मदर के लिए वो कितना ऑनर है उस वक़्त, जब आप इस पे आते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात बड़ी ज़बरदस्त है और आपके अभी इसी बात से मेरे ज़हन में आई बात। जब पाकिस्तान में अच्छा, मैं पाकिस्तान का नाम बार-बार इसलिए ले रहा हूँ कि हम लोग वहाँ पे रिज़ाइड करते थे और हम उसी कल्चर को फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं एज़ मच एज़ वी कैन, ठीक है? इन अ गुड वे, नॉट लाइक कंज़र्वेटिव कल्चर नहीं, लेकिन हम जहाँ तक कल्चरल वैल्यूज़ को लेके चल सकते हैं, चलते हैं। अच्छा, उसमें मज़े की बात ये है कि वहाँ पे अगर आप अपनी किसी भी ऐसे बंदे को, अपने बाप को या अपनी माँ को आप उठ के एक चाय का कप बना के दे देना या आप उनसे पूछ लेना जी हाँ जी आप कैसे हैं आज, तो आप बताएं आप क्या खाएंगे, आप बिलीव करेंगे कि आपको तो शायद पता ही होगा कि इस चीज़ की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वो पेरेंट पूरा दिन खुश रहता है कि आज मेरे बच्चे ने मेरे से पूछा है कि आप क्या खाएंगे, आप क्या नाश्ता करेंगे। तो ये जो यहाँ पे ना, ये प्रदेश में ये बात ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाती है आपके अंदर। आपके अंदर बात ये समा जाती है कि आपने अगर पूरे, क्योंकि आपको पता है मैं लॉन्ग वर्किंग आवर्स है मेरे, ठीक है? तो मैं जब जाता हूँ तो मैं शाम ही को घर वापस आता हूँ। तो वो पूरे दिन की जो जो एक, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि वो एक एनर्जी की जो बस लेना होता है सुबह सुबह, वो माँ से मिल जाता है बंदे को। एक वो अच्छी, वो जब वो कहते हैं चलो बेटा आप खैर खैरियत से जाओ, ठीक है, अपना काम शाम करके वापस आओ घर पे, तो वो जो वो पावर का बस होता है ना, वो बहुत होता है वो पूरा दिन गुजारने के लिए। लेकिन बैक होम जो है वो, अगर पेरेंट्स से, मैं आपने बड़ी अच्छी बात की है, स्पेशली मेल्स को, फीमेल्स तो करती ही करती हैं, वो तो पेरेंट्स की ख्याल, ये तो एक एक ऐसे सोशल चीज़ बन चुकी है कि वो तो पेरेंट्स से पूछती हैं माँ जी आपने खाना खाया कि नहीं, माँ जी आपने नाश्ता किया है नहीं, आपने बुआ आपने खाना खाया कि नहीं खाया। वो एक एक जो जो फीमेल्स का एक नाजुक वाला अल्लाह ताला ने नेचर डाला है ना, उसमें ये चीज़ ऑलरेडी है। लेकिन मेल्स ज़रा थोड़ा सा सख्त होते हैं, उनका उनका ज़रा थोड़ा सा ना, उनका ज़रा इन चीज़ों से, मैं सख्त नहीं कहूँगा, लेकिन इन चीज़ों से लगाव ज़रा कम होता है, क्योंकि उनको बचपन से ही आदत डाली होती है कि उनको हर चीज़ बनी बनाई मिल रही होती है, उनको हर चीज़ सर्व हुई हुई मिल रही होती है। तो मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, आपको भी पता है इस बात का कि मुझे भी सर्व, मुझे अगर मैं अपने बचपन के ईयर्स को रिविजिट करूं तो मैं, मुझे कहीं ऐसी जगह नज़र नहीं आती जहां मुझे किसी ने सर्व ना किया हो। मुझे मुझे मैं नहीं देख रहा अपने आप को, अगर 10 साल भी देखूं या 15 साल भी पीछे देखूं, मैं नहीं अपने आप को देख रहा कि मैं अपने आप को नाश्ता खुद सर्व कर रहा हूँ, अनटिल अनलेस कि वो नाश्ता बाहर से ना आया हो, कि एक स्पेशल किसी जगह से नाश्ता है, अब आप ऐसा करें जी प्लीज़ अपने आप को सर्व कर लें, तो उसमें भी बर्तन सजे ही मिलते थे, चीज़ें डली ही मिलती थी, बस आपने वहाँ से उठा के अपने लिए पोर करना होता था और करना होता था नाश्ता। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मेल्स अपने फादर्स या मदर्स के साथ सुबह के वो 5 मिनट, आप देखें, आप नमाज के लिए भी टाइम निकालते हैं, ठीक है, आप और भी एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकालते हैं, आपको पता है अपने दफ्तर 7 बजे पहुँचते हैं, तो आपको पता है कि 20 मिनट में हमने शावर लेना है, 10 मिनट में हमने शेव करनी है, 10 मिनट में हमने नाश्ता करना है और आधा घंटा लगना है आपको ऑफिस जाने में, ठीक है? अगर आप उसके लिए अलार्म सेट कर लेते हैं तो सिर्फ 10 मिनट उसमें और एडिशन कर लें, और अपने माँ बाप के लिए भी सिर्फ 10 मिनट उनको, अगर वो सोए जाते हैं तो सलाम करते जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वो जाग रहे हैं तो पूछते हैं जी अब्बू या अम्मी, जो भी अपने नाश्ते का कोई भी हिस्सा, लेट्स से
आपने नाश्ता जल्दी भी करना करें, चाय के 2 घूँट उनके साथ बैठ के पी लें, या कोई भी चीज़ थोड़ी-सी शेयर कर लें उनके साथ। आपको अंदाज़ा नहीं है कि पेरेंट को इस बात से कितनी खुशी मिलती है। ये मुझे यहाँ पे आके, मुझे बच्चा हो के मुझे ये समझ में आती है, अपनी अम्मी का बेटा हो के मुझे बात समझ में आती है कि मुझे कितनी खुशी मिलती है, तो अगर मैं उनके लिए कहूँ तो उनको कितनी मिलती होगी। इस तरह भी आ जाता है कि इसमें तरबियत का बड़ा बात है। हमारे ईस्ट में जो तरबियत भी इस अंदाज से बच्चों की जाती है, स्पेशली बेटों की, कि उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल होता है। बहनों से कहा जाता है भाई को नाश्ता दें, अम्मी खुद उठ के उनके लिए कर रही थी, अब्बा से कहा जाता है इसका ख्याल रखें, स्पेशल उनके लिए जो खाना बनाया जाता है, उनके लिए स्पेशल एक हिस्सा रखा जाता है। और ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चों, मेरा ख्याल है कुछ किसी हद तक बिगाड़ने में भी काफ़ी असर रखती है। उनका वो माइंड सेट हो जाता है कि नहीं, मुझे नहीं करना, ये हम मेरी ड्यूटी नहीं है। मैं, आपको पता ही है कि एज ए प्रिंसिपल स्कूल में काम करती थी, तो बहुत सारी मदर्स का मेरे साथ वास्ता होता था। और मैंने अपना एक ईजी वे रखा हुआ था कि पेरेंट्स अगर मिलना चाहते हैं, मदर्स मिलना चाहती है, तो मैं उनको मिलना लाइक भी करती थी। उसमें मैंने देखा कि बहुत सारी जो मदर्स हैं ना, उनको अपने बेटों से बहुत शिकायत है। मैंने नहीं ये देखा बहुत कि जो बेटियां हैं या स्टूडेंट्स मेरी जो फीमेल्स हैं, उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा शिकायत, लेकिन बेटों के लिए मदर्स को मैंने देखा कि सामने बैठ के सम टाइम तो वो रोना भी शुरू कर देती थी कि मेरा जो बेटा है वो मेरा कहना नहीं मानता, मेरे कहने के मुताबिक कोई काम नहीं करता, जो मैं बना के देती वो खाता नहीं है, बाहर निकल जाता है और मुझे तंग करता है, मेरी मर्ज़ी का पहनता नहीं है, मैं ऊंचा बोलता है और मैं तंग हूँ उसके हाथों से। तो मैं बड़ा हैरान होती थी इस बात पे कि ये ऐसा क्यों कहती हैं? आपके फ्रेंड्स थे बाहर, तो क्या आप लोग भी आपस में इस तरह डिस्कस करते थे कि हम, हमारी जो मदर्स हैं या हमारे जो घर वाले हैं हमें बहुत ज़्यादा डाँट-डपट करते हैं, तो आपके ख़्याल में इसमें तरबियत का कितना हाथ हाथ होता होगा? ये मुझे नहीं पता आप किस ईस्ट की बात कर रही हैं, मुझे तो कभी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिली। मुझे तो कभी ये नहीं मिला कि ये नहीं, ये जी, ये मेरे बेटे का हिस्सा है, मुझे नहीं ऐसे मिला कभी। आपने, मैं आई एम रियली प्राउड टू से दिस कि आपने हमेशा में हम बच्चों को सेम ही कंसिडर किया। हमें ये, मुझे स्पेशली ये फीलिंग नहीं आनी थी, मुझे नहीं हुई ये फीलिंग। ये अगर तरबियत की बात हो तो मुझे ये तरबियत में कहीं फीलिंग नहीं आई कि कोई लड़का स्पेशल होता है या लड़की कम होती। मुझे हमेशा तरबियत में यही फील आई कि हर बंदा इक्वल होता है, ठीक है। और आप, और मुझे आपको पता है ना कि हमारे फैमिली में क्या रन करता है, हमारी फैमिली में ये रन करता है कि हम फीमेल्स का ज़्यादा ख्याल रखते हैं इंस्टेड ऑफ मेल्स का, ठीक है। हर प्रोविजन उनको प्रोवाइड की जाती है, इंस्टेड ऑफ मेल्स को कहते हैं अच्छा इसने तो कर ही लेना है, इसकी तो कोई बात नहीं है, लड़का है चलो कर ही लेगा। ये भी वैसे पॉइंट नोटिस होना चाहिए कि ऐसे नहीं होना चाहिए। वो वाली बात जो पुरानी सी धकिया ने उसी में डाला कि मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। मर्द के भी इमोशंस होते हैं, मेल्स के भी इमोशंस होते हैं, अगर आप उनको निगलेक्ट करेंगे तो उनके इमोशंस भी ट्रिगर हो सकते हैं। फीमेल्स के ज़्यादा, थोड़े से ज़्यादा इमोशंस होते हैं, लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि मेल्स के होते नहीं। और दूसरी बात ये कि जैसे आपने बात की फ्रेंड्स की, तो मुझे ये नहीं याद कि मैंने कोई ऐसे फ्रेंड्स बनाए हों जिनकी ऐसे ख्यालात होते हों कि उनके ऐसे ख्यालात होते हों कि फ्रेंड्स की बात करें तो मुझे ये याद नहीं है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स के ऐसे ख्यालात होते हों कि जहाँ पे वो कहते हों कि हाँ नहीं, आज मेरी अम्मी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, और मेरे अब्बू ने मुझे इतना डांटा और ये किया वो किया। ऑफ कोर्स बच्चों में थोड़े बहुत ऐसे इमोशन होते हैं, लेकिन हमने कभी डिस्कस नहीं की बातें ये, क्योंकि ये पेरेंट्स की जो एक जो अगेन तरबियत की बात कर लें हम, कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत ऐसी की होती है कि हम पेरेंट्स के अगेंस्ट बोलते सोचते हैं कि नहीं, पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं बोलना। उनको रिस्पेक्ट का एक ऐसा लेवल दिया होता है हमने कि जिसमें पेरेंट्स जो है वो हमारे लिए टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ना बात करें। लेकिन फ्रेंड्स में जब एक आप सर्टेन एज के बाद आप गुजर जाते हैं, लेट्स से जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में चला गया था, ठीक है, तो मुझे अभी भी याद है कि आप रात में अगर मैं लेट हो जाता था तो आप मुझे कॉल कर देते कि भाई किधर हो। और मुझे ये पता होता था कि अब ये जो कॉल आ गई है ना, इसके बाद में मुझे भी पता होता था, मेरे दोस्तों को भी पता होता था कि ये जो कॉल आ गई है ना, इसके बाद ये 2 नहीं तो 5 मिनट इसने बैठना है और इसने चले जाना है, क्योंकि इसको घर से कॉल आ गई। तो ये इस किस्म का प्रेशर होना चाहिए बच्चों पे, क्योंकि अगर ये प्रेशर ना हो तो आराम से ही लोग जो है ना किसी और तरफ निकल सकते हैं। तो ये प्रेशर का होना बहुत ज़रूरी है। मैं एशियन पेरेंट्स की तरबियत मेरे ख्याल में दुनिया की बेस्ट तरबियत होती है, क्यों वो लोग बच्चों को, स्पेशली मेल्स को, ऐसी हार्ड तरबियत से गुजार देते हैं कि वो सारी ज़िंदगी के लिए वो सोना बन जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि उन्हें हार्ड चीज़ों से कैसे गुजरना है और सॉफ्ट चीज़ों। मैं ज़िक्र कर रही थी कि बच्चों को जैसे पेरेंट्स आके शिकायत करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँ कि इखलाक इंसान का जो है, वो भी कि रिज़्क की तरह है।
कुछ लोग उसमें बहुत अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ बिल्कुल ही कंगाल होते हैं। इसी तरह मदर्स भी का भी यही हाल है। कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को लेके चलते हैं। जैसे सपोज़ मैं बता रही हूँ कि वो मदर्स की शिकायत होती थी। मेरे पास एक मदर आती थी, वो कहती है, मैडम उमर मेरा बेटा है, वो बहुत तंग करता है मुझे। मेरी कोई बात नहीं सुनता है और मैं इसके हाथों बेहद परेशान हूँ। तो आप इसको समझाएँ। मैंने जब वो इसके अलावा भी बहुत सारी मदर्स थी। मेरा क्योंकि था ऐसा था कि मैं सॉफ्ट थी। जो अच्छे स्टूडेंट्स के साथ तो मेरा जो फ्रेंड्स का की तरह रिलेशन होता था। इवन मुझे याद है कि मैं बैठ के चाय ऑफ़िस में पीती थी। साथ जैसे मैं यहाँ पे आपसे आपको पता है कि अंडा खाती हूँ, तो उसमें से मैं कहती व्हाइट एग मैंने लेनी है, लो आप ले लें या रख दें। तो मैं सम टाइम ऐसा करती थी, वहाँ पे छोटे बच्चों को बुला लेती थी कि येलो एग आप खा लें, व्हाइट मैं खा लेती। तो बड़ी हैरान होती थी। सम टाइम पेरेंट्स होते थे कि ये क्या है मैडम का, क्या इनके साथ एटीट्यूड है। मैं आपको वो बता रही थी, उमर को और अब्दुल्ला 2-3-4 बच्चे थे जिनकी मदर्स बहुत तंग थी उनके हाथों से। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे कॉल करना चाहिए, इन बच्चों को बुलाना चाहिए, आखिर क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों ऐसा करते हैं? मैंने ये उमर को अपने ऑफिस में बुलाया। मैंने कहा आपकी मदर जो है वो इतनी अच्छी है और वो इतना कुछ आपके लिए कर रही है, कितना साफ सुथरा आपका यूनिफॉर्म होता है, कितने अच्छे तरीके से आप आते हैं, आप उनको तंग क्यों करते हैं? वो उनका इतनी परेशानी क्यों दी हुई है आपने? क्योंकि एज़ ए प्रिंसिपल इतना आसान नहीं होता बच्चों का बात करना। वो कुछ देर तो मेरी तरफ देखता रहा, कहता मैम मैं अगर कुछ आपसे कहूँ तो आप सुनेंगे? मैंने कहा सुनूँगी, क्यों नहीं सुनूँगी? कहते हैं कि बेशक पेरेंट्स जो है मदर जो मेरी है उनका बहुत ज़्यादा राइट है मेरे ऊपर, उनकी बातें ठीक हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसके पीछे मैं किस हद तक जो है वो परेशान हूँ। क्योंकि मैं बच्चा हूँ, छोटा हूँ, बेटा हूँ, आपका मैं स्टूडेंट हूँ, उनका मैं उनके लिए एक छोटा बच्चा हूँ। तो मुझे इस लेवल पे रखा जाता है कि मेरी कोई नहीं बात सुनता। हम जो छोटे होते हैं, मतलब उस बच्चे का कहना था कि हम जो छोटे होते हैं, अपने घरों के बड़े होते हैं। हम अपने माइंड में ये सेटअप बिठाते हैं कि हम मेल हैं, हमारी ज़िम्मेदारी जो है वो अर्न करना है, बहुत चीज़ों को सर्व करना है, इनको फैसिलिटेट करना है। तो फैसिलिटीज़ हम किस तरह से दें, किस तरह से उन चीज़ों को लेके चलें, अदब का तकाज़े पूरे करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। मैंने कहा सपोज़ ये तो देखिए मैम, अगर मैं अपने किसी दोस्त से मिलना चाहूँगा, मेरी अम्मी मुझे मना कर देंगी। अगर मैं अपनी पसंद का कहूँ कि ये वाली शर्ट या ये वाला कपड़े आज मैं नहीं पहनना चाहता, मेरी अम्मी कहेंगी तुमने यही पहनने हैं, यही पहनोगे। अगर मैं कहूँगी ये वाला टाइम मुझे थोड़ा खेलने के लिए दे दें, तो वो कहेंगी नहीं, ये टाइम आपका खेलने के नहीं, आप घर पे अंदर बैठो। अगर मैं अपने किसी दोस्त के लिए कुछ माँग लूँ, उनसे कुछ कह लूँ कि मेरा दोस्त बड़ा ही प्यारा दूर से है, 1 कप चाय का आप उसको दे दें। तो वो इस चीज़ को बहुत माइंड करती हैं, कहती हैं मैंने इसलिए नहीं कहा आपको दोस्त बनाओ, तो घरों में ले आओ उसको और उसको खिलाना-पिलाना शुरू कर दो। तो इसके अलावा जब ये और दूसरी बात ये है कि घर में एनवायरनमेंट ऐसी है कि अगर मैं अम्मी का कहना मानूँ तो अब्बू नाराज़ हो जाते हैं, अब्बू का मानूँ तो अम्मी नाराज़ हो जाती है, या इस तरह से इतनी इरिटेशन है घर में कि मैं समझ ही नहीं पाता कि मैं क्या करूँ? लेकिन मेरे ज़हन में एक बात थी कि वो बच्चा जो उसके मैंने टीचर को कॉल किया, मैंने कहा आप बताएँ कि ये किस तरह क्लास में कैसा है? कहता मैं कह उस टीचर ने बताया कि मैडम क्लास में ये इंतहाई इंटेलिजेंट है। कहता ये तो मुझे भी जो है लाजवाब कर देता है। समय कल ही की बात है, वो मैं उर्दू का पीरियड ले रहा था। मैंने इससे कहा कि आपकी उम्र जो है, इससे थोड़ा ही आगे जाए तो कायदे-आज़म ने मैट्रिक पास कर लिया था। इसने फ़िल्म-बत्ती मुझे आके इससे लाजवाब कर दी, कहते हैं सर आपकी उम्र में भुट्टो को फांसी भी हो गई थी। और अगर इसको फिल इन द ब्लैंक्स कहने के लिए कह दो, तो मैम ये ऐसे वो फ ऐसे मतलब इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करता है कि मैं नहीं समझता कि इस बच्चे को अगर सही तरीके से पॉलिश किया जाए, सही गाइडलाइन दी जाए, तो ये इस तरह ना सामने आ सके। आपके भी तो दोस्त आते थे। आप बताएँ कि आपको क्या कभी इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ा? चीज़ों को फेस करना पड़ा? अच्छा, पहली बात मैं आपसे ये करूँगा कि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे वो किसी भी एज में हों, उनको मुझे ये इस एज में आके मुझे ये पता चला है कि एक्सपीरियंस का शॉर्टकट कोई नहीं होता। ठीक है? एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपको उस चीज़ के अंदर से जाना है।
ठीक है, तभी आपको पता चलेगा ये चीज़ एक्चुअली है क्या। ठीक है, जहाँ आप बात करें कि दोस्त बनाने की या आप टाइम स्पेंड करने की बात करें, आप देखें मैं एक लड़का और एक मर्द होने की खातिर मैं की वजह से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम बड़े अच्छे तरीके से अपने दोस्तों को कैटेगराइज कर लेते हैं। हमें पता होता है कि ये लड़का कैसा है, इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना कैसा है, और ये लड़का कैसा है और इसके साथ कम टाइम स्पेंड करना कैसा है। ठीक है, किसी की मर्जी के कपड़े पहनना, किसी को घर बुला लेना और उसको उसको कहना अपने घर वालों को बोलना कि उसको सर्व करो, वो एक ये एक बड़ा बड़ा ये बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जिसकी आपने बात की। अगर आप देखें, अगर आप उस बच्चे की जिसकी आप बात करी, मैं भी उसको जानता हूँ, मैंने भी उस बच्चे को देखा हुआ है। अगर आप देखें कि आपने जिस तरह बात की कि जी मुझे मुझे पता है उसकी उसकी घर में फीमेल्स ज़्यादा थी, मेल्स कम थे उसके घर में। तो आप देखें ना, अगर वो बात करें जी, अगर कपड़ों की चॉइस की अगर आप बात करें, तो अगर 10 12 13 साल का बच्चा है, अगर उसको कपड़ों की चॉइस पेरेंट्स नहीं करके देंगे तो कौन करेगा पहली बात। ठीक है, चले ठीक है, बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि वो अपने कपड़ों की चॉइस खुद कर सकता है, फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम। अगर अगर एक पेरेंट आपको बोल रहा है कि जी आप ब्लू कलर का फ्रॉक पहने, फिर तो बंदा कहता है कि नहीं जी नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। आप देखें ना, उसी बच्चे को आप इस सिनेरियो में डालें ना, उसको बोले ना कि पेरेंट को बोलें कि उसको बोलें कि तुम जो है ना यार तुमने फ्रॉक पहन के स्कूल जाना है, वो मर जाएगा, वो फ्रॉक नहीं पहनेगा। ठीक है, उसको पता है कि पेरेंट की चॉइस ठीक है। उससे क्या होता है, जो ये चॉइसेस पेरेंट्स लगाते हैं ना बच्चों पे, इससे लोगों को समझ आता है कि उनकी कलर की इंटीग्रेशन एक्चुअली है क्या। ठीक है, वो किन कलर्स को लाइक करते हैं, किन को डिसलाइक करते हैं, पेरेंट्स भी इस बात को लर्न करते हैं, क्योंकि बच्चा भी पेरेंट के लिए एक नया एक्सपीरियंस ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स जितने मर्जी बच्चे पाल लें, हर बच्चा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो लड़का डिफरेंट, लड़की डिफरेंट है, किसी एक दो लड़कियां भी सेम नहीं होती, दो लड़के भी सेम नहीं होते। एक लड़की की पर्सनैलिटी, आपको पता है मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरी पर्सनैलिटी बुलिश है। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले बात को पकड़ लूँ और पहले उसका जवाब दे दूँ। और कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर बात को सुनते हैं, समझते हैं, रिसर्च करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि मैं नहीं करता, लेकिन उस पर वो प्रॉपर गौर व फिक्र करते हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट निकालते हैं। मुझे ये प्रोसेस मेरा प्रोसेस डिफरेंट है। ठीक है, और अगर आप अपनी बात ले लें तो आपने हमेशा मुझे बोला कि अच्छा बताओ आप क्या कह रहे हो, मैं आपकी बात सुन लूँ पहले। ठीक है, तो आपने हमेशा पहले बात पूरी सुनी है। जब आप पूरी बात, पेरेंट बैठ के बच्चे की पूरी बात सुनता है ना, तो उससे क्या होता है, उससे दो चीज़ें जनरेट होती हैं बच्चे के माइंड में। एक तो बच्चा पेरेंट पे ट्रस्ट करने लग पड़ जाता है, और दूसरी बात यह है कि उसको पता होता है कि पेरेंट ने मेरी पूरी बात सुनी है बगैर डांटे, तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत जरूरी होती है। मेरे जो दोस्त घर पे आते थे, मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा कि मेरे दोस्त जब आते थे, अलबत्ता मेरे दोस्त है ही बहुत कम थे, जो आते थे उनके लिए मुझे कहे बगैर उनके लिए चाय आ जाती थी, या उनके लिए कुछ ना कुछ। अब घर जो आया है बच्चा, ये घर जो आपका दोस्त आया, तो उस बच्चे को ऐसे ही ट्रीट किया जाता था जैसे मुझे ट्रीट किया जाता है। घर आया तो चाय आ गई, घर आया तो कुछ खाने के लिए आ गया, ताकि बच्चा एट होम फील करे। तो मुझे तो ये बातें, मैंने ये पर्सनली बातें एक्सपीरियंस नहीं की, तो इसलिए शायद मेरा कुछ टेक डिफरेंट हो, क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो आपने बहुत सारी बॉडीज को डील किया। तो हमसे होता है जब कोई गुनाह, उसको किस्मत की भूल कहते हैं। कितने बात एतमाद हैं हम लोग, लफ्ज़शों को उसूल कहते हैं। क्या बात। मदर्स अपने लिए इतने उसूल बना लेती हैं, वो समझती है कि जन्नत जो है वो हमारे पाँव के नीचे है। बच्चों की मजबूरी है, उन्होंने हमें फॉलो करना ही करना है। ये ज़रूरी नहीं है, जब आपने बच्चों को इतनी आप ट्रेन करते हैं, जब आप उनको एजुकेशन में अपने से भी आगे ले जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जब आप छोटे थे या आपके पेरेंट्स आप जितने पढ़े लिखे हों, या वो लोग जो हैं वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग आपकी कर सके हों। वालिदा होना, मदर होना, ये एक ऑनर की बात है, लेकिन ये कॉमन बात है। उसमें अच्छी मदर का होना, ये कहना कि मैं जैसी भी हूँ, मेरे लॉज़ ही चलेंगे, मैं फ़ोर्स करूँगी उनको और उसके अकॉर्डिंग ही मेरा बच्चा चलेगा, तो ही जो है वो ताबेदार है, तो ही वो अ, बेहतरीन हो सकता है। आपके ख़्याल में क्या मदर्स का ये रवैया आपके को अच्छा लगता है? कि बिल्कुल फ़ोर्स्ड? अच्छा, सबसे पहली बात ये जो आपने बात की है, ये कैसी आपने वो छेड़ दी है वो चीज़, जैसे आप कोई चीज़ उठाने लगे ना, छोटी सी चीज़ आपको नजर आए तो आप उसको उठाने लगे, तो उठाएं तो वो लंबी होती जाती है, होती जाती है, और आपको लगता है ये क्या निकला है यहाँ से। ठीक है, ये जो आपने बात की ना, माँ के पाँव की तरह जन्नत है, मेरा ख्याल में 99% लोग के पास ये कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। ठीक है,
जन्नत है माँ के तले पाँव नीचे। आप ये देखिए जन्नत का रुतबा बहुत बड़ा है, ठीक है? लेकिन माँ का रुतबा उससे भी बड़ा है, उससे भी ऊपर है। रीज़न क्या है? अब माँ का रुतबा ऐसे नहीं हो सकता कि माँ 24 घंटे बच्चों को गालियाँ निकाले, गलत चीज़ें इम्पोज़ करे, गलत बातें करे। अच्छा, तो ये जो बात हम करते हैं माँ के पाँव के तले जन्नत है, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा रॉन्ग है। नॉट लाइक कि जन्नत है नहीं, ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं है। कॉन्सेप्ट ये रॉन्ग है कि लोग समझते हैं कि बच्चे के साथ आप जैसा मर्ज़ी सलूक करें, फिर भी माँ के पाँव तले जन्नत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? हमारे जहाँ से हमें ये पता चलता है ना कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वहाँ से ये भी पता चलता है कि हकूकुल इबाद और जो आपका जो हुस्न सलूक है ना, वो नंबर 1 है। अगर आपने वो नहीं किया, तो आपकी हर चीज़ ज़ीरो है, ठीक है? अगर आप हुस्न सलूक नहीं करते, आप चीज़ों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते और आप लोगों को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते, तो य आप भूल जाएँ कि आपके पाँव के तले जन्नत है। आपके पाँव के तले कुछ भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि आपने बच्चों को जैसे ट्रीट किया, जैसे आप देखें मैंने देखे बहुत सारे पेरेंट्स को फ़िज़ूल में बच्चों को जाते देख लगा देते हैं। वो ये क्या कर रहे हो तुम? मतलब सही बात में भी वो कोशिश करते हैं कि हम कहीं न कहीं इंटरफेयर करते रहें। ये रॉन्ग है, बच्चों की पर्सनैलिटीज़ ख़राब होती हैं इस तरह से। बच्चों को उनको ये राइट देना चाहिए कि वो अपनी सेल्फ को एक्सप्रेस करें, ठीक है? अगर उसमें आपको गलती निकलती है, ज़रूर गाइड करें क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी ड्यूटी ये लगाई हुई है। बीइंग अ पेरेंट बीइंग अ पेरेंट एंड आप देखें ना जैसे आपकी मेरी एज में एक इतना बड़ा फ़र्क है कि जिसको हम ये नहीं कह सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, इतना बड़ा फ़र्क है, ठीक है ना? तो इस फ़र्क का ये खाली नंबर का फ़र्क नहीं है। जो एज होती है ना, जैसे मैंने पहले बोला कि एज एक्सपीरियंस होती है। जिन चीज़ों से मैंने गुज़रना है ना, आप उनसे गुज़र के आप लेसन ले चुकी हैं, ठीक है? आप मुझे बता सकती हैं, हाँ भाई मैंने ये आग में हाथ डाला था, ठीक है? मेरा हाथ जल गया था देखो, तुम नहीं डालना, तुम डालोगे तुम्हारा जल जाएगा। अब मेरी ये बेवकूफ़ी है कि मैं फिर भी हाथ डाल के चेक करूँ कि जलता है कि नहीं जलता है, जलता है कि नहीं जलता। तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर द पेरेंट्स एट द सेम टाइम बच्चों के लिए ये बातें अंडरस्टैंड करना थोड़ी-सी मुश्किल होती है, क्योंकि उनका दिमाग उस टाइम थोड़े से जैसे एग्रेसिव होते हैं। बच्चों को फ़ौरन-फ़ौरन चीज़ें फ़ौरन-फ़ौरन चाहिए होती हैं, वो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो ज़रा पंजाबी का वक्त है वर्ड है हथौड़ा रखिए बच्चों पे और बच्चों को गुलामों की तरह ट्रीट ना करें। आई मीन गुलामों का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप गुलाम की डेफिनेशन क्या लेते हैं कि जी उसको बोले तुमने करना है तो तुमने करना ही करना है, ठीक है? तुमने जो खाने को दिया वो खाना ही खाना है, जो पहनने को दिया वो पहनना ही पहनना है। तो ये गुलाम नहीं होते बच्चे। अगर आप समझ शुरू करेंगे तो आप सबसे पहला पेरेंट का राइट ही है आपको कितनी देर आप ये राइट एक्सरसाइज कर लेंगे। बच्चा 18 का 17 का हो जाएगा, 17 का हो जाएगा तो आपकी बात तो नहीं सुनने लगा ना फिर। तो फिर आप ये किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते, हाय मेरे बच्चा तो मेरी बात नहीं सुनता। हम कितने नादान थे ये तो सोच लेते। जन्नत भी कभी मिली है मोहब्बत किए बगैर। ये आप सोचें कि खाली ये नहीं कि पाँव उठाए अम्मी तो खोद के नीचे से जन्नत निकाल लो। अम्मी को प्रूव करना पड़ता है, उनको अपनी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनको उनके राइट्स देने पड़ते हैं, उनको प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे तरीके से उनका ब्रॉट अप करना पड़ता है। उनके खुद अपनी रिस्पेक्ट करवाने का भी तरीका होता है। अगर आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करवाते हैं तो इसका मतलब आप रिस्पेक्ट भी करते हैं। गिव एंड टेक दोनों तरफ चलता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे हैं तो वो इतने बेइज्जत हैं, उनको कोई उनकी इज़्ज़त नहीं है, उनको आप इज़्ज़त करना सिखाएँगे, वो अपनी आपकी इज़्ज़त भी करेंगे, अपने मुआशरे की भी करेंगे। तो ये पेरेंट्स जो हैं ये अच्छी तरह से माएँ तो स्पेशली ये सोच लें कि जन्नत जो है ना ये एक कोटेशन जो है उसको लेके ना चलें कि इस चीज़ पे प्राउड फ़ील ना करें कि अब हम माँ बन गए, जन्नत हमारे पे ड्यू होगी। जन्नत कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये आपकी बात बहुत अच्छी है। इसी बात से सबसे आई थिंक ये जो बात है ना माँ के पाँव की तले जन्नत है, ये बात एक्चुअली ना ये एक दरिया को कूज़े पे बंद किया हुआ है। ये बात एक्चुअली ये है कि आप अपना बेस्ट दें, बच्चे को तरबियत करके, बड़ा करके बेहतरीन इंसान बनाएँ और फिर जन्नत तो फिर ये बात आती है कि जन्नत तो कोई चीज़ ही नहीं है, जन्नत आपके पाँव के नीचे, तब ये बात होती है। ये नहीं है कि आपने बच्चा पैदा कर दिया है और जी अब आप बच्चे का खाने-पीने का ख़्याल रख रहे हैं आप, ठीक है जी, जो आप खुद खा रहे हो बच्चे को भी दे रहे हैं। आप स्पेशल एफर्ट नहीं मेक कर रहे बच्चे की तरबियत के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए आप स्पेशल एफर्ट नहीं मेक कर रहे। तो मेरा ख़्याल है कि इन चीज़ों को रिकंसिडर करना चाहिए। इन चीज़ों को रिकंसिडर करेंगे तभी जो है ना वो सारा कुछ
सही तरीके से होगा, ठीक है। मैं आपको दूसरी तरफ बोल चुका हूँ, ग्लासेस उतार लिए करेंगे हम। वन स्टेप में और फॉरवर्ड जाती हूँ। अगर आप जन्नत की बात करें तो फॉरवर्ड जाती हूँ। अगर आप जन्नत की बात करें तो हमारी वालदा मोहतरमा जो है वो माशाल्लाह से बहुत लंबी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। उन्होंने वो एरा भी देखा जहाँ पे रेडियो भी नहीं था, जहाँ पे टीवी भी नहीं था, जहाँ पे कोई मीडिया नहीं था। उन्होंने ये टाइम भी देखा कि उन्होंने आईफ़ोन, आईपैड यूज़ किया और वो बिल्कुल स्कूल की पढ़ी हुई नहीं थी, सिंपल थी। लेकिन हम चूँकि हमें उन्होंने हमारे पेरेंट्स ने एजुकेट किया तो वो हमारे साथ-साथ उनकी एजुकेशन भी बढ़ती गई। मेरे वालिद कहा करते थे कि हम सब बहन-भाइयों की जितनी भी एजुकेशन थी उनकी क्लासेस को मिला के ना एक वर्ड बोलते थे कि आप इतनी क्लासेस आप पढ़ी हुई हैं। तो वो हँसती थी कि मैंने तो स्कूल से मैं कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन आप देखें कि जिस जिस तरह से हम फ़ोन यूज़ करते रहे, जैसे हमने इन चीज़ों को यूज़ किया, मैंने खुद अपनी मदर को अपने पेरेंट्स के जब मैं घर जाती तो मैंने अपने बहन भाइयों को, भाई को स्पेशली ये कहा कि हमारी मदर को फ़ोन जो है चाहिए होता है। वो बेशक ना सुने लेकिन उनके पास पड़ा हो। तो वो मेरी मदर जो थी वो कहती थी मुझे फ़ोन की क्या ज़रूरत है? लेकिन जब उनके पास फ़ोन आ गया, उन्होंने बहुत अच्छा फ़ील किया। उन्होंने उसको उस तरीके से लेके चला। उससे क्या हुआ कि एक तो वो जो आजकल जैसे सपोज़ करें आप चले जाते हैं, लेट हो जाते हैं या अब मैं उदास हो जाती हूँ, तो अब पेरेंट्स के लिए भी जन्नत हासिल करना बड़ा आसान है और बच्चों के लिए जन्नत हासिल करना भी बड़ा आसान है। क्योंकि वो ज़माना नहीं रह गया कि आप इस चीज़ का वेट करते हैं, कब मेरा बेटा, कब मेरा जो बेटी है या मेरी बहू है या मेरे ग्रैंड डॉटर्स या ग्रैंड सन है वो मेरे पास आके बैठेगा। मेरा कुछ वक़्त जो है वो अच्छा गुज़रेगा। अब आपने अपने पेरेंट्स को भी फैसिलिटेट कर दिया हुआ है कि वो उस तरह से अपने जो चीज़ें पॉज़िटिव हैं, उनको वो देखते रहते हैं। जैसे मेरी अम्मी का दिल बिल्कुल लगा रहता था, वो अपने अपनी चीज़ों को जो उनके ज़माने के फ़ोक चीज़ें थी, वो देखती थी, किस्से कहानियाँ जो थी वो सुनती थी, जो चीज़ें अच्छी थी वो उनको फ़ॉरवर्ड करती। इस तरह से आप लोग भी अच्छी चीज़ें अपने पेरेंट्स को जो उस तरफ लेके आ सकते हैं और पेरेंट्स जो हैं वो भी बच्चों को खुद आधी तरबियत खुद करें, खुद आधी तरबियत अच्छा मीडिया जो है, अच्छी जो बुक्स हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उनको उस तरफ डायरेक्ट करें। और कुछ चीज़ों का अगर आपको नहीं पता चलता, तो आपके बच्चे अगर आपसे एक स्टेप आगे हैं, तो मेरा ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि माँ भी कह दे, "सॉरी बेटा, अब कैसे करें आगे?" यानी जिसको उर्दू में आप कहेंगे, "माफ़ करना बेटा।" नहीं, ये देखिए, बात वही आ जाती है, ये जहाँ बात बच्चे पे अप्लाई होती है वहाँ पेरेंट्स पे भी होती है, ठीक है। जब बच्चा इस बात का बुरा नहीं मनाता कि उसको लगता, देखिए बच्चों को लगता है कि उनकी वो है, उनके उनकी उनकी नेचर में ही बात शामिल है कि वो अब देखिए, वो पूछते हैं हर बात, अच्छा ये ऐसा क्यों है, अच्छा वो वैसा क्यों है, अच्छा यार ऐसा है तो ये ऐसा क्यों नहीं है। बच्चों की आदत होती है क्वेश्चंस पूछने की, बार बार एक चीज को 1000 दफा पूछने की आदत होती है। आप एजुकेशनिस्ट रहिए, आपको पता है कि बच्चे एक बात कितनी दफा रिपीट कर सकते हैं। आप तंग आ जाएंगे, बच्चे रिपीट करना मत तंग नहीं आएंगे, ठीक है। तो बच्चों को भी चाहिए कि पेरेंट्स की तरफ ये वाला देखें। आपको पता है कि जब बच्चा छोटा होता है या जब इंसान बूढ़ा होता है, ठीक है, तकरीबन सेम स्टेजेस होती हैं, ठीक है। इसलिए कि जब बच्चा दुनिया में आता है उसको कुछ नहीं पता होता, जब बूढ़ा होता है तो वो दुनिया से थोड़ा सा, उसकी जो बॉडी और उसकी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी वो डिमिनिश होना शुरू हो जाती है, उसकी मेमोरी डिमिनिश होना शुरू हो जाती है, उसकी नज़र डिमिनिश होना शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी डिमिनिश होना शुरू हो जाती है, उस बॉडी में वो वाला एनर्जेटिक नहीं रहता बंदा, तो फिर बंदा चीज़ें भूलना शुरू कर देता है। तो बच्चों को चाहिए कि अपने पेरेंट्स की तरफ, जब बच्चे इस एज में आ जाए 17 18 19 या अबव या लेटर भी, अपने पेरेंट्स की तरफ एक एक खूबसूरत बेहतरीन रवैया रखें, ठीक है। और उनको ये मौका दें कि जो उन्होंने आपके लिए हार्ड टाइम्स में जो आपके लिए प्रेजेंट किया था, अब आपकी बारी है कि आप उनको करें। इसी जज्बे की बेस पे मैं आपके साथ जो भी करता हूँ, मैं आपको जिस तरह आपका ख्याल रखता हूँ, मैं ये नहीं समझता कि मैं इस ऑफ कोर्स मैं इसके इसके गुड डीड्स मुझे इंशाल्लाह मिलेंगी, लेकिन मेरे माइंड में मोटो ये होता है, ये मेरा खुदा जानता है कि मेरे माइंड में मोटो ये होता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए इतना किया है, अब मैं कर सकता हूँ तो क्यों ना करूँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि हाँ, इस मैंने मुझे मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होती क्योंकि मुझे काम करके खुशी मिलती है, ठीक है। और एक और बात भी मैं ऑडियंस को बताऊं कि आप कोई ऐसी कोई इतनी सॉफ्ट अम्मी नहीं थी, ठीक है। आपने बड़े डंडे मारे हुए हैं,
आपने बड़ी चीज़ों को सही तरीके से फिक्स किया हुआ है। ठीक है, मुझे अभी भी याद है मैं कंप्यूटर पे बहुत टाइम स्पेंड करता था और मुझे बहुत डंडे पड़ते थे। ठीक है, मैं पढ़ाई में अपनी मैट्रिकुलेशन तक मैं बहुत नालायक होता था। मुझे कोई इस बात में कोई आर नहीं है कहने की कि मैं बहुत नालायक होता था। बिल्कुल मीडियोकर स्टूडेंट होता था। बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि जो बिल्कुल मार्जिनल लाइन पे पास होने वाला बंदा था। लेकिन आपको ये भी पता है कि ज़रा सी आपने जब अंडरस्टैंड किया, आप मुझे हमेशा डॉक्टर बनाना चाहती थी, ऐसे ही है ना? आपने पूरी कोशिश करके देख ली, मैं उस फील्ड में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन आपने जो ही मुझे बिठा के अंडरस्टैंड किया कि एक्चुअली बात है क्या, मैंने आपको बताया कि मेरे इस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं नहीं डेवलप हो सकता इस फील्ड में, मुझे नहीं, इसमें मुझे अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता, मुझे नज़र नहीं आता। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कॉलेज में जब था, मैंने आपको बताया, मम्मा मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं है इससे ज़्यादा पढ़ने की, मैं इससे ज़्यादा नहीं रट्टा लगा सकता, या मैं इससे ज़्यादा नहीं इस चीज़ को प्रैक्टिकली मैं नहीं परफॉर्म कर सकता। मेरे लिए फिजिक्स इज़ वेरी डिफिकल्ट, मेरे लिए बायोलॉजी इज़ वेरी डिफिकल्ट, मैं नहीं इन चीज़ों को लेके चल सकता। फिर आपने क्या किया कि आपने मेरा स्टडी स्ट्रीम चेंज किया, आपने मुझे कॉमर्स में डाला। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है और मेरे पूरे खानदान को पता है कि मैंने कॉमर्स में जिस तरह से मैं चला हूँ कोई बंदा नहीं चला। मैंने अपने मुल्क के बेहतरीन कॉलेजेस में एजुकेशन ली है। ठीक है, मैं आज सर ऊंचा करके कह सकता हूँ कि मेरे पास माशाल्लाह 3 मास्टर डिग्रीज है, सिर्फ जस्ट बिकॉज के बैठ के अंडरस्टैंड किया और रुख चेंज किया। ठीक है, सिर्फ उसका वो आपने जो फ्लो चेंज किया ना, उसकी वजह से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के जो है ना, कामयाबी लेके यहाँ बैठा हूँ। जो मुझे बात हर लहज़ा मुझे बात जो है ना रिपीट होती है मेरे सामने। ठीक है, और मुझे पता चलता है। और मैं इसी बात से एक और बात निकाल के सब पेरेंट्स को भी मैसेज देने जाता हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों को फोर्स ना करें, एजुकेशन की किसी ऐसी जॉनर में फोर्स ना करें जहाँ पे उनकी एबिलिटी नहीं है। एक बच्चा है, जैसे आप देखें आर्ट्स बैक होम, आर्ट्स को कुछ नहीं समझ आता, कुछ नहीं समझ आता आर्ट्स को कि ये क्या है आर्ट्स, लाइक इसमें कैसे आप अल्टीमेट लोगों का गोल क्या होता है एजुकेशन के बाद? एक एक जो एशियन जो गोल है अल्टीमेट स्टडी के बाद, गोल है पैसा कमाना। ठीक है, कोई नहीं देखता इसमें मेंटल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, वो देखते हैं पैसा कमाएगा। स्पेशली मेल्स पे ये बात बड़ी इम्पोज होती है क्योंकि वो ब्रेड रनर्स होते हैं, ब्रेड विनर्स होते हैं, उनको ये बात बहुत बहुत ज़्यादा उनके लिए इन फोकस रहती है हमेशा कि वो ऐसा फील्ड चूज करें जिससे वो कुछ इनकम जनरेट कर सकें। ठीक है, फील्ड सारे ही बहुत अच्छे हैं। आर्ट्स के फील्ड में अगर आप जाएं तो पाकिस्तान में इतने कमाल के आर्टिस्ट हैं कि आप कहीं मैच नहीं कर सकते उनको। ठीक है, उनकी टैलेंट, उनकी एबिलिटी, उनका वो कहते हैं ना वो जो एक उर्दू का वर्ड है फिल्पति, जो वो एक पोर्ट्रेट आपके बना के सामने खड़ा कर देते हैं। मैं खुद एनसीए जाता रहा हूँ, मुझे पता है कि वो इतने इतने जबरदस्त आर्टिस्ट हैं जो बिल्कुल गुमनाम है। लेकिन उनकी उनके अगर क्रिएशंस देखें तो आप कहें कि यार ये क्या है, आप उससे आगे जा ही नहीं सकते क्रिएशन से। हम जैसे लोगों का, हम लोग स्ट्रेट लाइन में चलने वाले लोग हैं। ठीक है, जिन्होंने मेडिकल में नहीं चला था कॉमर्स में चले गए, ठीक है, कभी आर्ट्स का नहीं सोचा, ठीक है, लेकिन कॉमर्स में चले गए, चल गए तो बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो लोग हर फील्ड को ट्राई करके अपनी बेस्ट फील्ड में पहुंचते हैं, उनके पीछे डेफिनेटली पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी एफर्ट होती है, पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग होती है। आप बड़े से बड़े आर्टिस्ट देख लें, ठीक है, आपको पता चलेगा शुरू में, मैं आप किसी भी की मिसाल, इंग्लिश, एशियन, अमेरिकन, किसी भी आर्टिस्ट की मिसाल ले लें, आपको 90% सेम स्टोरीज मिलेंगी। शुरू में घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, जो इन्होंने देखा इससे इनकम जनरेट और इन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो मैं ये पेरेंट्स को मैसेज दूंगा कि आप लोग मेक श्योर करें कि किसी भी बड़े फील्ड में बच्चे को डालने से पहले कोशिश करें कि बच्चे के इंटेलेक्ट को समझें आप। ठीक है, और उसको ऐसी फील्ड में डालें जहाँ पे वो चलने के उसके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो इंजीनियरिंग में उन्होंने कमाल करके दिखा दी है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे जो इंजीनियरिंग में अभी तक गुमनाम है। ठीक है, वो एक 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, इंजीनियरिंग तो नहीं कर रहे, हो सकता है वो कॉलेज बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने या उन्होंने शायद खुद भी ये सोचा नहीं कि हम यहाँ चल सकते थे। आपकी बातों का फ्लो देख के मैं बाकी सब लोगों से भी कहना चाहूँगी कि मैं तस्वीर या तस्वर में रह जाऊँ, बातें करो कि मुयस्सर हूँ। ये माँ का मैसेज है बेटों के लिए। और ये अगर बात जो आपने की है, अगर ये ऑडियंस इसको समझे, मेरी बड़ी दिली रिक्वेस्ट है कि उस बात को समझे। मैं इस शेर की तशरीह मैं कर देता हूँ कि ये ऐसी बात है कि पेरेंट्स के साथ या माँ बाप जो एक एक रोजी रोटी के चक्कर में है, प्लीज़ मेक श्योर करें। और जो बच्चे एजुकेशन के चक्कर में हैं, ठीक है, वो एजुकेशन हासिल करें, लेकिन अपने एक स्केड्यूल टाइम टाइम के अंदर से पेरेंट्स के लिए से टाइम ज़रूर स्पेंड करें।
ये ना हो कि बाद में आपके पास तस्वीर रह जाए और आप उसको देख के रोते रहें कि मेरे पास टाइम नहीं था। टाइम आपके पास था, आपने प्रायोरिटाइज नहीं किया, आपने उस बंदे को प्रायोरिटी नहीं बनाया। अगर आप प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे तो आपके पास कभी टाइम नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देख लें, आप जैसे नाखून काटना, ठीक है, अगर आप उसको प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? एक टाइम आएगा आपके नाखून आपको तंग करना शुरू करेंगे और होंगे, फिर टूटना शुरू हो जाएंगे, फिर आपको तकलीफ देना शुरू कर देंगे। तो आपने एक दिन क्या करना, आप एक दिन उठे और आपने कहा, आज मेरा दिन है, मैं नाखून काटूंगा। आपने, ये बहुत छोटी सी एग्जांपल, आपने नाखून काटे और आपकी लाइफ सुकून में आ गई, ठीक है। तो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीखें। और लोगों लोगों को चाहिए कि पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, कि एक दूसरे के टाइम को प्रायोरिटाइज करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। और प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि बैक होम जो है ना, वो सोशलाइजिंग जो है ना, वो किसी और तरफ जा रही है। इसलिए पेरेंट्स भी डरे हुए हैं और बच्चे भी डरे हुए हैं, ठीक है। पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि बच्चे गलत सोबत में ना बैठे, और बच्चे कोशिश करते हैं कि अगर वो बैठ गए तो पेरेंट्स को पता ना चले। तो सबके लिए ये मैसेज है कि बी गुड, और कोशिश करें कि जो सेक्रीफाइसेस आपके पेरेंट्स ने किए वो आप उनको मलूज़ खातिर रख के उनको इतना टाइम दें जितना वो डिजर्व करते हैं। मैसेज एंड पे यही है कि माएँ कोशिश करें कि अपने बच्चों के की फ्रेंड्स बने, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करें। और बेटों के लिए मैसेज ये है कि अल्लाह ताला ने माँ की परेशानी देखकर सफ़ा मरवा को हज का रुकन बना दिया था, तो उनकी कदर करें। अ, आज के लिए मैं एंड पे यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी जिए लेकिन अपनी-अपनी, अच्छे तरीके से।